नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का अगला भाग लेकर। सुबोध जब जनता मंच पर चावल व सोयाबीन लेकर पहुँचा तो उपेंद्र ने उसे गले लगाकर बताया, बेटे तुम्हारा परीक्षा फल आ गया, तुम सेकंड क्लास पास हो गए हो। यहाँ हम सब में 2-4 किलो चावल ही दे देना बस। उस चावल से नमिता ने मीठे चावल बनवा दिए। उसमें किशमिश, बादाम, काजू, केसर भी पड़े थे। ऐसी महक वाले चावल तो उन सब ने कभी नहीं खाए थे। रफ़ीक ने कहा, ये हमारे यहाँ के सीरी जैसा है, बना बहुत अच्छा है, वर्षा ने बनाया है। नमिता ने खुश होकर बताया। अच्छा, सबने प्रशंसा की। पंडित जी शिव, मंगरू, मोला, सुबोध, कला, सुमन, कांता, सुमित्रा, नीता, नमिता सब छोटा बड़ा का अंतर छोड़ ढेरों किस्से कहानी कहते हंस रहे थे। चावल के बाद गाढ़ा केसरिया दूध कुल्हड़ों में सबने पिया। कांता बोली, ये नमिता जी की ओर से है, मेरी ओर से नमकीन पूड़ी है और मेरी ओर से मेरे बगीचे की सब्जी है। उपेंद्र हंसने लगा। मंगरू शिव भूरे, सुबोध चुप थे। चुप रहने की जरूरत नहीं, हंसते रहो, तुम लोगों से कुछ न कुछ काम ले लिया जाएगा। कांता हंसी। तभी पंडित जी ने अपनी थैली में से कुछ निकाला और बोले, भाइयों व बहनों, ये रहे मेरे पान, मेरी ओर से। दूर दूर हंसी गूंज रही थी, जिसमें जाति भेद व गरीब अमीर के भेद की दुर्गंध न थी। जब सब खा पी संतुष्ट बैठे थे तब मीना ने सुबोध को पास बुलाकर कहा, तुम्हें मैं अपने में चपरासी की पोस्ट नियुक्ति पत्र भिजवा दूंगी। अब जीवन में कभी नशा व निराशा को न अपनाना, नहीं, कभी नहीं। और सुबोध ने मीता के पैर छुए। सच तो ये है कि सुबोध पास होने के लिए पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, प्रश्नों का समाधान भी करना पड़ता है, रात दिन लगन में पढ़ना भी पड़ता है, यहाँ तक कि अपने से श्रेष्ठ लोगों से सबक व शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ती है। तब जिंदगी पास होने के लिए तैयार होती है। श्रेष्ठ लोगों से शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ती है, तब जिंदगी पास होने के लिए तैयार होती है। जी, मैं सदा प्रत्येक क्षेत्र में सबक ग्रहण कर जिंदगी को आप सबके नज़दीक, सफलता के नज़दीक खड़ा कर दूंगा। तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तुम्हारा संतरी का काम तो ठीक चल रहा है ना? क्या तुम डबल ड्यूटी कर सकोगे? हाँ सर, मेरी पत्नी मिट्टी के फ्लावर वाज व अनेक तरह की सजावटी चीज़ें तैयार करती है, पर बिकने पर लागत से बहुत कम मार्जिन पर लाभ होता है। अच्छा है, व्यस्त तो रहती ही है। वैसे आज मालकिन ने मुझे दर्जन फ्लावर बाज का ऑर्डर दिया है, बस ऐसे ही उन्हें प्रशंसा मिलेगी। कम लाभांश है तो क्या हुआ, कुछ ना से तो कुछ लाभ ही अच्छा है ना। जी, मैं चलता हूँ, रात सोया नहीं हूँ ना ठीक ठाक, तो अब आपने तो जीवन में विश्राम की यह राह भी खोल दी है। मनोज की पत्नी मीना ने अचानक टपक कर मनोज को परेशान कर दिया। तुझे क्या गांव व तेरे यार से फुर्सत हो गई? ऐसा क्यों बोलते हो? तुम वहाँ भी तो काम ही कर रही थी। अब गर्मी में खेतों पर काम तो नहीं किया जा सकता। देखो मैं कितनी काली हो गई हूँ। तुम्हारे लिए ज्वार, मसूर व ज्वार के पापड़ लाई हूँ। और मीना ने अरसे से बिछड़े पति को बाहों में जकड़कर ये दिखाने की कोशिश की कि वह उसके बिना दुखी थी। अब मनोज भी भगवती से घबराने लगा सो पत्नी के आने से बेहद प्रसन्न था। उसने पूछा, पहले के तेरे सब काम छूट गए, अब तू कैसे घर ढूंढेगी? मैंने पता कर लिया है। आजकल पीछे वाली 2 कॉलोनियों में दिन भर की बाई व खाना बनाने वाली बाइयों की खपत है। मैं दिन भर काम तो न कर पाऊंगी, खाना बनाने का एक टाइम का काम पकड़ लूँगी। वो जो अपने टापरे के पीछे एक घर है ना,
वहाँ 4 लड़के रहते हैं। उन्हें मेरा मैस महंगा पड़ता है। मुझे 2000 देंगे तो घर का खाना सस्ता पड़ेगा। दूसरा घर वहीं पास में है, वहाँ 2 बूढ़े बूढ़ी रहते हैं। बूढ़ी चल नहीं पाती, 12:15 वहाँ काम पकड़ूंगी। उसके बाद एक बहुमंजिला इमारत में 4 मंजिल है। सबको रोटी बनवाना है, बस सब्जी काट दो बस। तू तो पूरी रेकी करके ही आई है। देखना, मैं तेरी भगवती से अच्छा काम करूंगी व कमाकर अपने परिवार के लिए प्लाट खरीदूंगी। अभी तो मैं बेटे को गांव में छोड़ आई हूँ। क्या करूँ, वो 5वीं की परीक्षा पास है। उसका मामा जरा सख्ती से पढ़ाता है ना। मेरी भी इच्छा होती है कि सब मेरे ही पास रहे। मीना ने धीरे से मनोज को धकियाया। कर लेना इच्छा पूरी, अभी तो मन भर ले। और दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रातः ही अच्छी साड़ी, फुदने वाला ब्लाउज, हाथों में चूड़ियाँ, अंगूठी, दबहन, कमर को हिचकोले देती लंबे डग भरती वह हॉस्टल पहुंची। छात्र खुश होकर बोले, हमें तो सब्जी रोटी, सब्जी पराठे भी चलेंगे। पर मीना को तो यहाँ बसना था। वो चटनी बना देती, कभी छाछ लाकर कढ़ी बना देती तो छात्रों का मन मोह लेता और उसका काम पक्का हो जाता। अब बूढ़ों के घर पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, माता जी, मैं आपको हिलने भी न दूंगी। आप तो 2 शब्दों से डांट भी देंगी तो बुरा न मानूंगी। अरे, बुजुर्गों की गाली तो आशीर्वाद होती है। काम पक्के कर मीना ने अपना शेड्यूल तैयार किया। प्रातः पहले बूढ़ों के घर जाकर किचन साफ कर चाय, पोहा, उपमा, पराठे बनाती तो बूढ़ी सहृदयता से कहती, एक प्याली चाय व पराठों तक भी खाली पूरा खाना तैयार दे। तो बूढ़ी कहती रहती, तेल कम डालना सब्जी में। पर मीना हंसकर जैसा मन आया सब्जी बना देती, मुस्कराती, मुझे पता है तुम्हारे काम मेरे बिना तो न चलेंगे। 2 बाइयाँ भाग गई गाली गलौज कर, तुम चल तो पाती नहीं हो। वहाँ से सीधे छात्रों के कमरे में पहुँच उन्हें पराठे, सब्जी, चटपटी खिलाकर विदा कर देती। वे उस पर विश्वास कर घर की चाबी साफ सफाई के काम हेतु सौंप चले जाते। 2 पराठे ढकार मीना मज़े से उनके ही पलंग पर सो जाती। 1 घंटे पश्चात मल्टी में पहुँच शाम 5 बजे तक चारों घरों में रोटियां सेक कर कबर हिलाती। घर पहुँच दाल रोटी बना, साफ सफाई कर, साड़ी बदल मनोज की प्रतीक्षा में पैर पसार बैठ जाती। कुछ गहरी सांस में मनोज से लड़ियाकर बोलती, काय रे, तेरी ड्राइवरी में मुझे भी तो कहीं घुमाए दे। चल अभी चल, साहब क्लब में हैं, देर से आएंगे। झटपट चमकीली साड़ी, नकली गहनों से सज धज मीना मैडम बन मनोज की बगल में बैठ गई। कहाँ चलें जी? माल चलो। वो माल नंबर 10 के चल। उसके बाद उसके पास के ठेले में पानी पूरी व आलू की सब्जी मिलती है ना। मनोज ने जल्दी से वहाँ गाड़ी खड़ी कर मीना को चाट खिला गाड़ी वापस यशवंत क्लब के पोर्च पर खड़ी कर दी। बीड़ी सुलगाई, तभी सामने चुनाव रैली निकली। वह खुली जीप पैदल भागते कह रहे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। साले, ऐसे नारे हमने भी बहुत लगवाए हैं। और नेता मंत्री बनते ही नेता लोग हमारी गले फाड़ चीखों से भूल बस गाल बजाते टिप्पणी पर झूठे आश्वासन देंगे। लुटेरे हैं काहे के नेता। दूसरा ड्राइवर मरमसरी में से झांका, हम ही ने तो इन्हें सर चढ़ा रखा है। ये चंद झूठे सपने दिखा हमारे सपनों को तोड़ते हैं। अरे, हमें तो समय की रोटी, साफ पानी, एक छत, निःशुल्क पढ़ाई तो नियम से देते नहीं। हम तो भैया हम दो हमारे दो पर अमल करते हैं। पर फेलों के अंदर जाओ तो सुअर जैसी जनसंख्या फैल रही है। शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए मेहरारू तपती ज़मीन पर बैठी है। उधर ठर्रा पीकर भाई लोग मस्ती मारते हैं। छुपी घनी झाड़ियों के बीच खेरची की दुकानें इन चुनावों को चुनौती देती खुली रहती हैं। आतंकवाद बंद करेंगे, ढूंढेंगे, नष्ट करेंगे। अरे, आतंकवाद तो ऐसा पनप रहा है कि यदि वे किसी हमारे हवाई जहाज से यात्रियों को पकड़ कहेंगे कि हम तो मध्य प्रदेश 2 नहीं 2 पूरे यात्रियों को भून देंगे, तो वे क्या करेंगे? पूरा मध्य प्रदेश दे देंगे क्या? तू भी अच्छी चुटकी लेना चाहता है, पर यदि कुछ गुंडों से ने उठाकर मुझसे फिरौती मांगी तो मैं क्या करूँगा? मैं तो न छुड़ा पाऊँगा, तो वो मेरी बोटी बोटी नोचेंगे। मीना व मनोज पानी पूरी के ठेले पर हंस बोल ठेलम ठेली कर रहे थे। मीना ने आदतन कहा, चलो चलते हैं ठेले वाले के पास। इतनी भीड़ में उसे
याद थोड़े ना होगा। नहीं नहीं, वो गरीब है मेरे जैसा। मीना ने उसे पकड़ कर खींचा कि ठेले वाले ने आवाज़ दी, अरे मनोज भैया, पैसा तो देती जाओ। दे तो दिए, मीना बोली। भाभी काहे झूठ बोल रही हो? मनोज ने तत्काल रुपए निकाल ठेले वाले को थमा, उसके कंधे थपथपा दिए। वह मीना से रास्ते में बोला, देख तू, तेरी ये होशियारी अपने साथ रख, मेरे साथ न ले चल। मुझे तो मुंह काला करवाने में आनंद नहीं आता। नमिता ने देखा कांता ने अपनी स्कूटी बंद की, वह लॉन से आगे बढ़ रही है। वे तत्काल नीचे उतरी, वह उसे गले लगा बैठक में ले आई। उसकी आंखें आंसुओं से छलछला रही थीं। कांता ने गले मिलकर कहा, नमिता, जिंदगी में आदर्श उद्देश्य पाने की ललक तो रहती ही है, पर एक मित्र व मनोरंजन का भी महत्व होता है। इतने दिनों में माँ उपेंद्र जी की मीटिंग फेल के लिए कुछ करने की योजनाओं पर ही सिर खपाया, पर आज मन हुआ कि कहीं जाकर खुले में बैठूं, बना बनाया कुछ खाऊं, ढेर सारे गप्पे ठोकूं। ठोंकना, मैं तेरे लिए आज यही खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। इतने ही में एक लंबी गठीले बदन की गोरी दुरुस्त साफ नाक नक्शे की महिला ने कांता के पैर छूकर उनके पैरों के पास एक बड़ा सा पैकेट रख दिया। खुश रहो। खुश बा अचकचाकर जोर से पूछा, नमिता ये कौन है? टीटू की पत्नी बरसा। कांता ने तत्काल पर्स से 500 का नोट निकाला, उसे दे दिया। नमिता आई बोली, जाओ बहू, इनके लिए कुछ विशेष सब्जी बनाओ। और कांता के पास बैठ फुसफुसाई, यही वो बात है जिस पर तुमसे बहस व सलाह करनी थी। बरसा दिल्ली के पास के यमुना दादर की से है। उसके पिता भी ठेकेदार है। मेरे चाचा ने लड़की बताई व उसके स्वभाव व घर कार्य की कुशलता की प्रशंसा की। सच है, बढ़िया भोजन बनाती है। गुच्छी की सब्जी व परत वाले पराठे तो आप खाते हुए भूलेंगे ही नहीं। सुबह उठकर घर की पूरी व्यवस्था ठीक करती, वह बगीचे तक की देख रेख करती है। पर क्या, वो किन्नर है। नमिता फुसफुसाई, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे का पता नहीं। टीटू को पहली रात ही में निराश होते देखा तो इस माँ की स्थिति तो बिगड़ गई। मन हुआ कि तत्काल इसे मायके भेज दूं, पर बरसा मेरे नरम दिल बेटे ने भी मेरे पैर पकड़ लिए। नहीं मम्मी, कुछ दिन ठहर जाओ। 2 माह में ही बरसा ने मेरा, हमारे पति देव व टीटू का मन जीत लिया। टीटू तो बरसा को छोड़ना ही नहीं चाहता। ये तो बेहद अच्छी बात है, तब आप क्यों परेशान हैं? अरे यार, मेरे बेटे का खान पान कैसे चलेगा? और वो क्या सारी जिंदगी अपनी सारी प्रकृति प्रदत्त भावनाएं दबा पाएगा? कांता चुप रही। वो इस विषय में कुछ भी नहीं जानती, यहाँ तक कि उसने अपने विषय में भी कुछ नहीं सोचा। बस इतना ही बोली, नमिता जी, कुछ मसले समय पर छोड़ दें। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो काल ही निर्णायक होता है। ये बताओ, तुम्हारे इस पुलिंदे में क्या है? 4 साड़ी, मिठाई व अन्य कपड़े। उपेंद्र दा का पैकेट शाम को उन्हें ही दे दूंगी। देखो नमिता, यदि व्यक्ति किसी कर्म को बिना तर्क या परिणय के विवाह करे तो वह उस क्षण के लिए अपने निर्णय की पूर्णता को भविष्य में विसंगति क्यों समझे? यदि प्यार से उस निर्णय को जोड़े तो पश्चाताप का कोई कारण नहीं, न ही दूसरों के निर्णय को हमें मान्यता देनी चाहिए। टीटू को भी यही करना चाहिए। हाँ कांता, कुछ वर्षों से समाज में वर्जना बनी है कि महिला यदि पुरुष से बड़ी है तो उसे पत्नी प्रेयसी बनने का तो अधिकार ही नहीं। मैंने भी टीटू से कह दिया कि वह तो 6 माह में जो निर्णय लेगा वह हम सब स्वागत करेंगे उसका। सच है, बरसा में व्यवहार व प्रेम देने की कमी तो है नहीं। आश्चर्य यह है कि उसके घर वालों ने इतनी बड़ी बात कभी समझी ही नहीं। मुझे भी आश्चर्य होता है कि बरसा खाना अच्छा बनाती है, पेंटिंग अच्छी करती है, गाती भी अच्छा है। मैं देख रही हूँ कि टीटू के आगे पीछे वो किसी वफादार जानवर सी घूमती है। टीटू झुंझलाता है तो भी आवाज़ नहीं निकलती। उसे स्वयं नहीं पता कि उसमें क्या कमी है। चलो समय पर ही सब कुछ छोड़ दो। कांता पैकेट उठा बाहर आई तो नमिता का ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। कांता घर पहुंचते समय रास्ते भर टीटू व वर्षा में ही उलझी रही। प्रकृति प्रदत्त स्थिति को कैसे बदला जाए? वैसे माँ कहती है कि आजकल तो शादी के पूर्व ब्लड टेस्ट आदि भी दोनों के होते हैं। वैज्ञानिक युग है, ऑपरेशन से रद्दो बदल हो सकती है। वैसे भी खन्ना शाह के पास पैसों का अभाव तो है ही नहीं, वो तो विदेश भी बहू बेटी को भेज सकते हैं।
बहू बेटे को भेज सकते हैं, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उसे ऐसा लगा वह किसी आदर्श की दुनिया में लौट रही है जो परिकल्पना है, लेकिन उनकी सोच से ही तो यथार्थ की बुनियाद बनती है और तब इमारत तैयार होती है। कांता घर पहुंची तो सुमित्रा लॉन में एक कुर्सी डाले मोबाइल देख रही थी। सामने पॉपकॉर्न रखे थे। थकी मादी कांता ने सारे पैकेट खोले जो कीमती कपड़ों व मिठाई से भरे थे। हाँ माँ ने नमिता जी ने बेटे की शादी के कारण दिए हैं। हाँ माँ, ये नमिता जी ने बेटे की शादी के कारण दिए हैं। उपेंद्र जी अपना कुर्ता देख बहुत खुश हुए। कांता, व्यक्ति कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, पर गिफ्ट का आनंद ही अलग होता है। जी सर, कांता मुस्कुराई। देखो आज मैं वार एंड पीस पढ़ रहा हूँ। लाइब्रेरी दूर है, जब जाता हूँ तो 4 पुस्तकें ले आता हूँ। अभी एना करीना समाप्त। जी मैं कल से पढ़ूंगी। कांता बाम लगा सो गई। देखा जाए तो गुड्डो, मीना, भगवती, शेफाली सब समझती हैं कि मालिक व नौकर का संबंध बरसों से चोली दामन का है, पर काइयाँ माहौल व काइयाँ मनोवृत्ति से वे सब मुक्त नहीं हो पाती, इसलिए फेलुअर हैं, पूरी तरह फेलुअर। वरना बेबी सुबोध की भांति कुछ तो पास की ही सीमा तक पहुंच सकती थी। मालिकों को तो पुचकार कर ही काम वालियों को रखना पड़ता है, लेकिन ये उम्र कारण ज़रूरत को नाप तौल काम करती हैं। धीरे धीरे ये जंगली बेलें पूरे भारत में फैल रही हैं। गरीबी की रेखा के कारण शासन व सभी सत्ताधारी पार्टियां इनको बेहिसाब मदद कर कई सुविधाएं देती हैं। फेलों में अधिक बेरोजगारी है। कल्याणकारी योजनाएं इतनी सशक्त ईमानदार नहीं कि वे लगभग 42 करोड़ की इस महामारी को स्वस्थ कर सकें। वही बात मंदिर धन फिक्सिंग में, गरीब खड़े पंक्ति में। पैसा जरूरत ने इस गरीबी को क्रूरता व अपराध का जामा पहना दिया। कल ही की बात है, जो कालू दूसरों को भयभीत करता था, उसके ही पोते ने गुस्से में मोबाइल खरीद कर न देने की नाराजगी से उसके मुंह में जूता ठूंस दिया। ले खा, सारी कमाई खुद पर ही खर्च करता है, सब तो ये भी खा ले। कालू घबराकर हाँफता भोला के पास आया। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। वैसे त्योहार पर सारी महिलाएं नंदों सासों के पैर छूकर कुछ न कुछ देती हैं, पर जरा सी बात पर धक्का मुक्की करने लगती हैं। तू मेरी इज्जत उतारेगी, देख मैं तेरी इज्जत कैसे उतारती हूँ। बड़ी ननद बनती है। भड़काऊ वातावरण, अंधी धार्मिकता व जड़ता इनकी नसों में रक्त की तरह प्रवाहित रहती है। भोला इधर पास की नदी से रात में लोगों को रेत खनन करते देखता है, पर वह अब भी निडर नहीं। वहाँ फेल के ही कई लड़के रात भर काम करते, पैसा उगाते, डंपरों में रेत भरना, खुदाई जैसी मेहनत के बावजूद वही सरकार से छुप अपराध का कार्य करते हैं। कभी बुलंदशहर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद ट्रक भर भर कर जाते हैं, तो देखा जाए तो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक अपराध से ही पैसा कमाने की गंदी आदत से लौटते हैं। भोले ने उपेंद्र जी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा, तुम खूब सारे फ़ोटो खींच यहाँ कलेक्टर साहब को भेज दो। सर एडीएम यहाँ आए तो ठेकेदारों ने उन पर हमला बोला था। सरकारी विभाग को 2700 करोड़ का चूना लगाया, इसलिए तो इन युवाओं को ये अधिक पैसा देते हैं। भोला ने अपनी समझ में नेक काम समझ रात भर फ़ोटो खींच उपेंद्र जी को दिए। कलेक्टर मिश्रा ने टीम सहित उन्हें पकड़ लिया। सारे युवाओं ने इस अपराधी काम को पकड़वाने हेतु भोला को ही दोषी ठहराया। अनजान भोला जब रात को गहरी नींद में सो रहा था, लगभग 6 हुआ, नकाब पहन उसके घर में घुसे। उमा भोला उनके बूढ़े माता पिता को डट कर डंडों से पीटा। ये गए वे गए। प्रातः रफीक ने उन्हें देखा, भागा हुआ उपेंद्र के पास पहुंचा। वे भी तत्काल आए व एम्बुलेंस बुलवाकर परिवार को अस्पताल भेजा। भोला रोते हुए बोला, मेरा कैमरा, घर के बर्तन भाड़े सब तोड़ दिए। चिंता मत करो, जान बची तो लाखों पाए। कलेक्टर मिश्रा स्वयं भोला को देखने आए, उनके परिवार को 50,000 रुपये की मदद दी। वह उपेंद्र से बोले, देखिए पहले ही डीएसपी व कलेक्टर को मारा, मैं बचा तो इन ईमानदारों की धुलाई कर दी। उन युवाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम भोला यहीं रहकर उनकी शिनाख्त फ़ोटो पुनः
भेज दो बस। सर, आप तो ईमानदार कर्मठ अफसर हो, जान हथेली पर रख ऐसे अपराधी के बीच घुस अपराधी को पकड़ते हो, वरना ऐसा कार्य तो केवल सिनेमा पिक्चर में ही दिखता है। सारी फेल बेईमानी को धर्म व गुण मानती है। अपराध को ईमानदारी क्या होगा ईमानदारी का। फिलहाल इन हरामियों को तो सजा दिलवाएंगे ताकि कुछ तो अन्यों को सबक मिले। उपेंद्र के जनता मंच ने लगातार भोले के परिवार को भोजन, फल, दवाइयाँ मुहैया करवाई। उमा की सास कुछ ठीक थी तो वे उमा के बच्चे की देख रेख करती रहीं। मीना ने इसी बीच अपने टीन के टपरे को आसपास से ईंट गारा लगाकर पक्का कर लिया। टीन पर लौकी गिलकी की बेलें चढ़ाकर स्वयं ही अपनी सुगढ़ता की प्रशंसा आसपास करती रहती। देखना मौसी, गिलकी निकलेगी तो तुम्हें भी दूंगी। इसी प्रचार के दौरान मीना की भेंट कौसर से हो गई। कौसर मालिश के काम से 5-10 हज़ार तक कमा लेती थी। उसने मीना से कहा, मैं 2-3 माह के लिए गांव जा रही हूँ। जाकर अपने घर संभालूंगी। वहाँ खेत हैं व 2 कमरे का पक्का मकान, गर्मी भी अच्छे से कट जाएगी। मीना को उसके एक दो घर के पता थे ही। उसने वहाँ बताया, मुझे कौसर ने अपनी जगह मालिश के लिए भेजा। 100 रुपये 1 घंटे के, 50 आधे घंटे के। चल आधे घंटे की मालिश कर देना, फिर तो कौसर आ ही जाएगी। मीना ताकत लगा उल्टी सीधी मालिश करने लगी। वहीं से उसने दूसरे घरों के पते ले लिए। इस तरह निठल्ले रहने से उसने मालिश का काम ले 5,000 तक का कमाना शुरू कर दिया। किसी की सिकाई की तो किसी के सिर पर तेल लगाया। उसकी पौ 12 हो गई। छोटे बच्चों की मालिश तो वह ठीक से ही करती। एवज में किसी की बाई नहीं आती तो रोटी सेंक देती या नहला देती, कपड़े धोना तक कर देती। अचानक उसे एक बूढ़ी स्त्री नजमा की मालिश का आमंत्रण मिला तो वह बाग हो गई। पूरे पैरों में लकवा मार गया था। बस मीना की पौ 12 मजे में कुर्सी पर बैठ कैसी भी मालिश कर कुनकुना तौलिया डालकर स्वयं की प्रशंसा करती रहती। उसने सबको ठीक किया है। एक दिन मनोज ने प्यार से पूछा, आजकल सुबह सुबह ही काम पर निकल जाती है। चल आज तुझे वहाँ बाइक से छोड़ देता हूँ। बाइक से घुमा फिरा चालाक मीना उस बंगले के सामने उतरी जहाँ वह काम नहीं करती थी। मनोज के आते ही वह गली से नजमा के घर पहुँची। तब तक घर के लोग काम पर चले गए। बस नजमा की 10 साल की पोती समर ड्राइंग रूम में पढ़ रही थी। मीना को देखकर बोली, आंटी मैं नहाकर आती हूँ, तब तक आप दादी की मालिश कर दें। उसके आते ही मीना ने जैसे तैसे मालिश पूरी की। पोती निकल कर ऊपर ड्रेस पहनने चली गई। जाते जाते बोली, कुछ देर में माँ मंदिर से आ जाएंगी। बस पता नहीं कैसे क्यों मीना की बुद्धि जागी। उसने झटाझट नजमा का मुंह बांधा व तकिए से चाबी निकाल अलमारी खोल ली। खोला तो लॉकर में 1 सेट चूड़ियाँ सोने की ढूंढ कैश 5,000 नजमा को वैसा ही छोड़ दौड़ लगाई तो सीधे बस से वह अपने गांव पहुंचकर अपने प्रेमी के पास छुप गई। उसने कहा, थोड़ा समय निकलने दो, मैं इन गहनों को बेच दूंगा। ये रुपए मैं ब्याज पर चढ़ा देता हूँ। दोनों ने शॉपिंग की, चाट खाई, ठर्रा पिया, मेलों व सिनेमा घरों तक बसों से यात्रा की। लेकिन दोनों ये भूल गए कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस वालों ने मीना के पति मनोज को खोज निकाला। उसे तो कुछ पता न था। उसने पत्नी के गांव का पता खुशी से पुलिस को दे दिया। अब क्या था, 2-3 दिन बाद ही मीना पकड़ गई। कैश तो मिला नहीं पर जेवर सब मिल गए। मीना के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी पकड़ा गया। मीना को पुलिस एसपी आज़ाद नगर अस्पताल में ले गई, जहां नजमा सांस न लेने के कारण अस्वस्थ पड़ी थी। उसकी पोती समर ने बिना विलंब 5-6 जोर से तमाचे मीना को जड़ दिए। इतनी बड़ी गद्दारी, शर्म नहीं आई एक बूढ़ी अपंग स्त्री का मुंह बांध चोरी करते। वैसे भी तुम अधिक रुपए ले रही थी और रुपए मांग लेती, पर ये लूट खसोट डाका शर्म नहीं आती, कमीनी औरत। एसपी ने समर को संभाला तो उसकी माँ अमीना बोली, हुजूर ऐसी बाइयों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो रोज़मर्रा कॉलोनी में काम करती हैं। हमें तो इनका भरोसा करना पड़ता है। यदि मीना जैसी डकैत बाइयाँ होंगी तो काम पर हम क्यों रखेंगे। एसपी बोले, सही है मैडम, इसे तो जेल में रहने के बाद ही होश आएगा, आप देखना। मनोज से रहा नहीं गया तो वह मीना से मिलने जेल गया। वह खूब मन की खुन्नस निकाली। अरे कमीनी,
अपाहिज को भी नहीं छोड़ा। मुझे बिना कुछ बताए गांव अपने यार के पास गुलछर्रे उड़ाने चल दी। अब निकल। मीना का मुंह पीला पड़ गया। वह सब सुनती रही क्योंकि उसके चोर प्रेमी को भी पुलिस पकड़ लाई थी। उसे 4 वर्ष की कठोर सजा मिली। रोज उसे पानी भरना, सफाई करना पड़ता, पैर थक जाते। वह रोती रही, ऐ परमेश्वरी माता, गलती हो गई, पाप किया। बूढ़ी औरत का मुंह बांधा। यदि वह मर जाती तो? नहीं, मुझे तो अपनी गलती के लिए दंड भुगतना पड़ेगा। पर सोचने से क्या होता। मीना यहाँ भी रसोई घर में पानी भरते भरते कभी रोटी कभी नाश्ता चुरा कर खा ही लेती। कहते हैं न चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। चालाक मीना जब जेलर के घर गई तो अच्छी पुड़ियाँ बनाई तो उन्होंने उसका काम कर दिया। लेकिन जैसे ही जेल का मुआयना हुआ तो बड़े जेलर साहब ने मीना का रिकॉर्ड देख पुनः काम का भार बढ़ा दिया। अब मीना चुपचाप अपने अपराध बोध की कोठरी में से सकारी भरने लगी और उसी के साथ जीने लगी। नमिता ने कांता के घर मोटर रोकी, उसे बैठा घर ले आई। क्या बात है नमिता जी, बहुत प्रसन्न हो? हाँ, टीटू ने अपना निर्णय मुझे 6 माह के बाद सुना दिया। क्या कहा उसने? कांता जी वो वर्षा के साथ बेहद खुश है। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।